फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग को दिख गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS SOIT के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैप्टर पूछा जाता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उस सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, आपको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। एक डिस्क्लेमर है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है वो अनऑफिशियल है। ये मैंने सिलेबस प्रिपेयर किया है, बाकी आपको कहीं ये ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने खुद से अपने जो भी मैंने टेस्ट दिए थे, जो भी मैंने पिछले साल के पेपर एनालिसिस किए थे और जो भी मैंने इस साल का पेपर दिया था, हर एक चीज़ को एनालिसिस करके जो बेस्ट पॉसिबल सिलेबस था वो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। आप लोग देख सकते हो। और ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम है। आपको किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको किस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं हर एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, जो भी मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको अभी भी पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में फर्स्ट पिन जो कमेंट होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल में इस जो भी ये पूरा है PDF, उसका PDF मैं वहाँ पे अपलोड किया रहूँगा। और उसके अलावा अगर फ्यूचर में जो भी अगर मुझे कॉमन डाउट्स के लिए गूगल मीट्स करने पड़ेंगे या कुछ भी करने पड़ेंगे, तो जो भी अपडेट रहेगा वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। अगर आप लोग इस जर्नी में, आपके जर्नी में अगर आप लोग IBPS SOIT 2026 वाला या फिर उसके बाद वाला अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है। और तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। वीडियो एकदम रॉ रहेगा, कोई भी इसमें बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ भी बातें नहीं बोलूँगा। जो भी मेरा एनालिसिस है, जो भी मैंने फील किया है, मैं वो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है नहीं आती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो हमारा, मैं आज मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीलिम्स के बारे में मैं कभी और बताऊँगा, क्योंकि मेंस के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। मेंस के बारे में मैंने अभी अच्छे से एनालिसिस किया है, अभी रिसेंट में पूरा हर एक चीज़ किया है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले पेपर के बारे में जान लो कि जो पेपर होता है हमारा मेंस का होता है, प्रोफेशनल नॉलेज उसको बोलते हैं, और वो 60 मार्क्स का होता है और 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है सही करने पे आपको +1 मार्क मिलते हैं, और अगर गलत हो गया तो उसके -1/4 मिलते हैं, मतलब -0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है 45 मिनट। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि एग्जाम का ड्यूरेशन है 45 मिनट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पे आपके स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा गेम रहने वाला है इस एग्जाम में। तो अब पहले क्या होता था कि पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब के रिसेंट पैटर्न ये है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो ऐसे आप थ्योरी रट्टा मार के आप उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे करेक्ट, अदरवाइज आपके निगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो रहा आपका कि क्या पैटर्न है क्या नहीं है। और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी को एक ही सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको दो अलग अलग सब्जेक्ट मान के चलिए, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से दोनों सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क ही अगर मान के चलोगे तो आपको लगेगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, आप कंप्यूटर नेटवर्क ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी वो गलती कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्क को दो अलग अलग सब्जेक्ट मान के चलना है। जितना आपको रिस्पेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क को देना है, सिमिलर रिस्पेक्ट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को भी देना है, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट DBMS। ठीक है। मैंने ग्रीन कलर से जो भी मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हार्ट ऑफ द इस एग्जाम है। ठीक है। अगर आप वो कर लोगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क अचीव कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी फिर DBMS। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी और DBMS से मिला के आपको 60 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएंगे। 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो? कभी कभी उससे ज़्यादा भी दिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग में आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, सी करनी है, जावा करनी है, पाइथन करनी है, या किस सब्जेक्ट का क्या क्या करना है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना कवर करना है, कितना कवर नहीं करना है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इसमें मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आजकल के ट्रेंड में लिनक्स कमांड से आपसे सारे जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT के लिए पूछे जा रहे हैं एग्जाम, उसमें लिनक्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं
नहीं करना है। फिर एक डेटा वेयर हाउस होता है, डेटा वेयर हाउस को आपको उतने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर से केवल देख लेना है, डिफिनीशन है, जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको मैंने मेंशन किया हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपको केवल सॉफ्टवेयर मॉडल के बारे में पूछा जाता है और फिर टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर मॉडल में पूछा जाता है कि कौन सा जो मॉडल है वो कब यूज़ किया जाता है, कौन सा मॉडल किस केस में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसे कॉस्ट कटिंग में, और फिर अलग अलग सिनेरियो होते हैं उसमें कौन सा मॉडल कब यूज होता है। सिमिलर टेस्टिंग में अलग अलग टेस्टिंग्स होते हैं, मैंने आगे पूरा बताया भी है कितने टाइप के आपको कौन कौन से टेस्टिंग करने हैं। फिर वेब टेक्नोलॉजी, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि मतलब पढ़ने को थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, लेकिन जब ये सब टॉपिक आपके कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब जब आपके हो जाएंगे तब आपको वेब टेक्नोलॉजी पे जाना है, आपको पहले उस पर कूदना नहीं है। सबसे पहले आपको जो ग्रीन कलर से कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, वो सब आपको बहुत अच्छे से करने हैं। सिमिलरली मिसलिनियस टॉपिक में भी होता है, क्या है कि इसका पहली बात क्या है कि जो ये हमारा मेंस का पेपर होता है उसका कोई भी एक डिफाइन सिलेबस नहीं होता है, वो मतलब आईटी से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसका कुछ फिक्स नहीं है। तो अब हमको यार थोड़ा सा एनालिसिस करके हर एक चीज़ देखना होगा कि जैसे कि जो भी बीटेक का सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी का है, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए अब मिसलेनियस टॉपिक में आपके सीओई भी हो सकते हैं, डिजिटल लॉजिक भी हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी हो सकता है, कंपाइलर डिजाइन भी हो सकता है। तो हम लोग तो सारा चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ें पढ़ने लगेंगे मतलब वो गेट का पेपर हो जाएगा, तो हमको सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको मिसलेनियस टॉपिक में बताया कि कौन से सब्जेक्ट के आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिजिटल लॉजिक में केवल नंबर सिस्टम देख लेना है, और आपको बेसिक और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, इन सबके बारे में बेसिक डिफिनीशन और कौन कैसे काम करता है आपको उसको देखना है। मैंने आगे पूरा डिटेल में पूरा एनालिसिस किया, अगर आप लोग वीडियो अभी तक अगर कंटिन्यू है तो आप लोग आगे तक वीडियो देख सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने इस सब्जेक्ट के आगे 5 स्टार लगाया है। 5 स्टार मतलब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो मतलब आप कट ऑफ पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। कट ऑफ तो पार कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर नेटवर्क में आपको करना क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बेसिक ऑफ सबसे पहले नेटवर्किंग देखना है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की डिफिनीशन, और ये टाइप बहुत ही क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, और भी कई सारे, मतलब जो भी आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क को अच्छे से करना है, सारे के एग्जाम्पल्स देखने हैं। फिर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बस, रिंग, स्टार, मेस, जो भी जितने टाइप के हैं सारे के एग्जाम्पल देखने हैं, सारे के एडवांटेज देखने हैं, आपको सारे के ड्रॉबैक देखने हैं, कहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज होता है आपको पूरा देखना है, कौन किस केस में बेनिफिशियल होते हैं, और फिर पूरा आपको देखना है। फिर आपको ये जो थर्ड वाला है OSI एंड TCP IP मॉडल, ऑल शेयर लेयर इन डिटेल एंड फंक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, इस साल तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इनफैक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे और तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस लेयर का क्या फंक्शन है, उस लेयर का क्या फंक्शन है, जब पैकेट इस लेयर से जाता है तो कितने साइज़ का आपको हेडर ऐड होता है, किसमें हेडर नहीं ऐड होता है, हर एक चीज़ आपको देखना है। तो ये जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका थर्ड वाला है OSI एंड TCP IP मॉडल, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपसे अगर सपोज दैट मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपसे इसको इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे ज़रूर ही पूछा जाएगा। और ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ केवल IT ऑफिसर के लिए नहीं है, बेसिकली अगर आपको कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आप एग्जाम देने वाले हो IT के लिए, जैसे कि अगर आपने इस साल SBI हुआ था, अगर आप उसका दे सकते हो, तो सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता है अगर इस कंप्यूटर नेटवर्क में मैं बात करूँ तो। फिर उसके बाद आपको IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग देखना है, IPv4 है, IPv6 के कॉन्सेप्ट आपको देख लेने हैं। और उसके बाद क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि कौन से आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया, उससे पूछा कि ये कौन से क्लास का है, तो उसके भी एक पहचानने का एक ट्रिक होता है, तो आपको वो सब देखना है, ठीक है। और सिमिलरली आपको स्पेशल एड्रेसेस देखने, लाइक डीबीए क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, एलबीए क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, और फिर आपको सबनेटिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे, नेटवर्क आईडी क्या होगी, सबनेट आईडी क्या होगी, लास्ट वाली डीबीए क्या होगा, ये सब आपको पूरा अच्छे से कुछ कुछ आपको इसके न्यूमेरिकल करना है। फिर आपको सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग के कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेने और बस एग्जाम्पल देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ना नहीं है आपको टॉपिक, आपको केवल देख लेना है कि अगर सपोज दैट क्वेश्चन फंस जा रहा है तो आप उसको आसानी से कर सको,
ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन, यहाँ से भी आपके खूब क्वेश्चन आते हैं। राउटर, स्विचेस, हब, गेटवे, रिपीटर्स, फिर किसका फंक्शन क्या होता है, कौन से लेयर में कौन होता है, जैसे कि स्विचेस कौन से लेयर में काम करता है, हब्स कौन से लेयर में काम करता है, गेटवे का क्या फंक्शन होता है, रिपीटर का क्या फंक्शन होता है, मॉडेम का क्या फंक्शन है, आपको सारी चीज़ों को देखना है। अगर मैं किसी चीज़ को मिस कर दे रहा हूँ तो आप लोग उसको देख लेना जब भी आप लोग पढ़ना। ये मैंने सिलेबस बनाया है एकदम, और ठीक है, मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं तो उसके लिए सॉरी यार। और उसके बाद आपको ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ना है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, वायर्ड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया क्या होता है, उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद, इस वीडियो के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो अगले 2 दिन में ही आएगी। इनफैक्ट मैं कल ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक को आपको कहाँ से फॉलो करना है। मैं पूरा एक प्रॉपर एक गूगल शीट है, PDF बना के दे दूंगा उसका लिंक के साथ कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है, अदर सब्जेक्ट के लिए वो प्लेलिस्ट फॉलो करना है, किस टीचर को आपको फॉलो करना है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बाकी चीज़ें मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में प्रोटोकॉल्स के आपके बारे में पढ़ना। मैंने इसमें बता भी दिया है कि फोकस ऑन डिफिनीशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन ईच सम इंपॉर्टेंट थिंग। TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, IP क्या होता है, ICMP क्या होता है, बाकी FTP, HTTP, जो चीज़ें आपको पूरे प्रोटोकॉल्स आपके पढ़ने हैं। फिर आपको राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक राउटिंग में डिफिनीशन और डिफरेंसेस से MCQ बन जाते हैं। फिर राउटिंग एल्गोरिथम में रीप और OSPF। मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं बनेंगे, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई आपको पूछ सकता है। फिर आपको स्विचिंग पढ़ना है, सर्किट स्विचिंग, मैक्सेस स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। सॉरी, यहाँ पे मैंने पैकेट स्विचिंग लिखना भूल गया हूँ। तो आपको सारे के डिफरेंसेस देखने, सारे के डिफिनीशन देखते हैं, किसके क्या ड्रॉबैक होते हैं, किसके क्या एडवांटेज होते हैं, किस में ट्रैफिक होता है, किस में ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है। ये तो रहा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। और यार ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन जो भी है क्वालिटी कंटेंट है, तो फिर इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ना है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको बेसिक CIA ट्रेंड, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सबका डिफिनीशन देखना है, कौन सा क्या होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल एक सीनेरियो बता दिया और बोलेगा कि यहाँ पे क्या ब्रीच हो रहा है, कॉन्फिडेंशियली ब्रीच हो रहा है, इंटीग्रिटी ब्रीच हो रहा है, अवेलेबिलिटी ब्रीच हो रहा है, क्या हो रहा है। सिमिलरली आपको क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक और फिर एसिमेट्रिक एग्जाम्पल्स सारे पढ़ने हैं। फिर आपको हैजिंग पढ़ लेना है, हैजिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से देख लेनी है। आपको डिफिनीशन देखना है, कुछ कुछ उसके एग्जांपल्स देखना है, बहुत आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। फिर आपको सिक्योरिटी टूल्स देखना है, फायरवॉल्स के बारे में देखना है, IDS के बारे में देखना है, और भी जो होते हैं आपको पूरा देखना है। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको इससे रिलेटेड आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी से आजकल IBPS SOIT में मैं बोलूँ नेटवर्क सिक्योरिटी उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और मैक्सिमम बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। मेरे भी कई सारे क्वेश्चन नेटवर्क सिक्योरिटी से 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तब जाके मुझे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आया। और फिर SBI SO में भी नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपको 310 वल्नरेबिलिटी देखनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट अगर आपको और भी कुछ दिखेगा तो आपको और भी पढ़ना है। फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, स्नाइपिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, मालवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर, रूट किट, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, जो भी आपको मैन इन द मिडल अटैक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉस भी इंपॉर्टेंट, डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैन इन द मिडल अटैक से आज इस बार क्वेश्चन आया था। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है, इससे भी इस साल क्वेश्चन आया था। ब्रूट फोर्स अटैक्स क्या होता है, की लॉगिंग क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, DNS स्पूफिंग क्या होता है, ARP स्पूफिंग क्या होता है, जीरो डे अटैक क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, बोटनेट क्या होता है, इनसाइडर। इनफैक्ट ईव्स ड्रॉपिंग से भी इस बार क्वेश्चन आया था, वाईफाई से रिलेटेड। तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप नेटवर्क सिक्योरिटी जितने डीप में पढ़ सकते हो उतने पढ़ो, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया नेटवर्क सिक्योरिटी तो आप उसको आंख मूंद के कर लोगे क्वेश्चन, और जो नहीं पढ़ा है वो पक्का नेगेटिव करके आएगा, ठीक है। तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में यही इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर मैंने 5 स्टार बनाया। आप एक बार देख सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने 5 स्टार टॉपिक बनाया, और नेटवर्क सिक्योरिटी भी 5 स्टार टॉपिक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी 5 स्टार टॉपिक। 5 स्टार टॉपिक मतलब आप इसको छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपको टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, और आपके एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन से फंसेंगे। तो आप लोग कुछ लोग बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो 2025 में ये पेपर हुआ था इस साल वाला, तो उसमें एक भी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं आया था। बट ये फिर इस बार नहीं आया तो इसका ये गारंटी नहीं है कि अगले साल भी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से आ रहा है, हर जगह आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस बार भी आपको आएगा ही आएगा। मे बी वर्स्ट केस में नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता आएगा। और जो बच्चे गलती करेंगे कि पिछले साल नहीं आया था इसलिए अगले साल नहीं आएगा, उनको तो बाद में यार नुकसान होगा ही होगा। ये मेरा मतलब
बोल रहा है। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नीड ऑफ ओएस, फंक्शन ऑफ ओएस, गोल्स ऑफ ओएस, बेसिक बेसिक आपको पढ़ लेना है ऊपर ऊपर से, मतलब अच्छे से कर लेना है, नहीं मतलब क्योंकि आपको ये बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी हो रहा है। फिर आपको प्रोसेस एंड थ्रेड मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस स्टेट क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मल्टी थ्रेड में भी टाइप्स होते हैं, ये थ्रेड वो थ्रेड, सबका डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग की आपको न्यूमेरिकल, हाँ अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पेपर में अगर न्यूमेरिकल्स कहीं से बनेंगे तो यही सीपीयू शेड्यूलिंग से बनेंगे, ठीक है। तो आपको सीपीयू शेड्यूलिंग को मिस नहीं करना है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफसीएफएस, एसजीएफ, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी और भी कई सब मल्टी स्टेट क्यू फीडिंग होते हैं, एसआरटीएफ होता है यहाँ पे, सॉरी मैं एसआरटीएफ लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग एसआरटीएफ ईटीसी मैंने डाल दिया तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। फिर आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन में आपको पढ़ना क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, बाउंडेड वेटिंग क्या होता है, उनकी एक दो न्यूमेरिकल देख लेना है, ठीक है। आपको उसका डिफिनीशन, सिंक्रोनाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है, बाकी उसके जो बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं आपको उसके पूरे डिफिनीशन को आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग और सेगमेंटेशन में, हाँ आप अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो आपको पेजिंग कर लेना है, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का फंक्शन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की यूज़ क्यों होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में टाइप्स क्या होते हैं, एलआरयू, फीफो, ऑप्टिमल और भी कई सारे होते हैं, आपको सारे के सारे करके जाना है। फिर डेडलॉक में आपको बेसिक डिफिनीशन देखना है, बैंकर्स एल्गोरिदम, डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिदम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेडलॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100% मान लो कि बैंकर्स एल्गोरिदम का ही वो क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, डिटेक्शन क्या होता है, इग्नोरेंस क्या होता है, बेसिक कुछ कुछ डेडलॉक स्टडीज, डेडलॉक स्ट्रेटेजीज होती हैं, मतलब अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी होता है, आपको उसको करना है, ठीक है। फिर फाइल मैनेजमेंट करना है, फाइल टाइप क्या होता है, एक्सेप्ट मेथड, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल लोकेशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कंटिगियस क्या होता है, लिंक क्या होता है, इंडेक्स होता है, आपको इसको इसको देख लेना है, ठीक है। फिर आईओ मैनेजमेंट, आपको इंटरप्ट हैंडलिंग देख लेना है, डीएमओ क्या होता है, स्पूलिंग क्या होता है, क्योंकि स्पूलिंग से डायरेक्ट डिफिनीशन पूछ सकता है, ये सब क्या होता है कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि यार आपको पता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मैंने ये लगाया है ये तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट आपको फिर से बताइए 5 स्टार टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर से डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट टर्म, डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस, डेटा मॉडल्स कितने होते हैं उनको अच्छे से देखना है। फिर कीज़ क्या होते हैं, कीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, इससे इस साल फॉरेन की से क्वेश्चन आया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, और सब का डिफरेंस क्या होता है, इज़ एवरी कैंडिडेट की इज़ सुपर की, या फिर सारे सुपर की कैंडिडेट की होते हैं क्या, नहीं होते हैं, और यही सब आपको पढ़ना है। फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है, आपको सारे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म पढ़ने हैं। इस हाँ, न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बन सकता है, सॉरी मैंने पीछे बोला था कि केवल वहीं से बन सकता है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, क्योंकि इस साल भी न्यूमेरिकल आया था एक बार, उसका आंसर था 3NF, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, और फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एसक्यूएल, एसक्यूएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल को आप जितने डीप में पढ़ सकते हो आपको पढ़ो, क्योंकि एसक्यूएल से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एसक्यूएल से बनते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं रहते, लेकिन आपको एक पूरा क्वेरी आपसे पूछा जाता है, तो एसक्यूएल को आप जितने अच्छे से पढ़ सकते हो आप पढ़ो। और ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, ये सब आपको मैं बोल रहा हूँ कि एसक्यूएल को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एसक्यूएल को खूब भर भर के प्रैक्टिस करना। एसक्यूएल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्रैक्टिस क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल ऑल टाइम। फिर आपको ट्रांजेक्शन कंकरेंसी में आपको क्या करना है, एसिड प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं, एटॉमिसिटी, कंकरेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, आपको सारे को अच्छे अच्छे सारे अलग अलग सिनेरियो में जैसे बोल दिया, एक आपको सिनेरियो दे दिया इसमें कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, और फिर अलग से दे दिया पूछा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो आपको सारी को एकदम अच्छे से पढ़ना है एसिड प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आपको कंकरेंसी कंट्रोल में आपको बेसिक बेसिक देखना है कि 2 फेज़ लॉकिंग क्या होता है, ये फेज़ लॉकिंग क्या होती है, आपको बेसिक बेसिक लॉक कर दिया, तो मतलब केवल ऊपर से देखना है, इसको मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको इतने अच्छे से पढ़ो, बस आप डेफिनीशन देख लेना ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर डेटा वेयर हाउस, और डेटा वेयर हाउस को मैंने 2 स्टार टॉपिक दिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मैंने सारे टॉपिक को नहीं बताया, डेटा वेयर हाउस से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा था मैंने केवल उसको लिख दिया, आप लोग केवल इसको पढ़ लेना।
इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, फैक्ट टेबल वर्सेस डायमेंशन टेबल, डेटा मार्ट वर्सेस डेटा हाउस, डेटाबेस वर्सेस डेटा वेयर हाउस, डेटा क्यूब क्या होता है, रोल अप एंड ड्रिल डाउन हायरार्कीज क्या होता है, ओएलएपी वर्सेस ओएलटीपी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए, सरोगेट की क्या होता है, मेटा डेटा एंड डेटा वेयर हाउस। आपको ये केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना है। मैं बताऊंगा कि अगर आपको, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट को मिला के अगर 2 महीने अगर लगेगा पढ़ने में, तो फिर आपको डेटा वेयर हाउस पढ़ने में आपको 2 दिन भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ये बड़े बड़े टॉपिक, आपको इसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डेटा वेयर हाउस ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर आप चाहोगे तो आप इसको 2 दिन में ही कर सकते हो। ठीक है। और भी आगे मैंने टॉपिक बताया है कि कौन सा टॉपिक में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हाँ, ये बहुत ज़्यादा, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ के जाऊँ, सी प्लस प्लस पढ़ के जाऊँ, पाइथन में पढ़ के जाऊँ, मैं जावा पढ़ के जाऊँ। इस टॉपिक को मैंने 4 स्टार टॉपिक दिया है। ठीक है। क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट्स है, आप इतना टाइम देके क्या क्या पढ़ोगे, और क्वेश्चन एक या दो आएंगे तो, या कभी कभी 3 आ सकते हैं। तो उसके लिए आप मतलब जो बड़े टॉपिक हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, डीबीएमएस, उसके साथ आप कुछ भी हल्का सा उससे नहीं ले सकते इनको। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। मैंने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें डिफाइन किया है कि आपको किससे क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको सारी लैंग्वेज जो है बेसिक ऑफ सी, जावा और पाइथन करना है। सी प्लस प्लस नहीं करना है, क्योंकि सी प्लस प्लस इज एग्जैक्टली लाइक सी प्रोग्रामिंग। तो अगर आप सी कर लोगे तो सी प्लस प्लस आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, केवल सिंटेक्स डिफरेंस होता है और उसमें भी नॉमिनल चेंजेस होते हैं, आपको नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है ना। फिर जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, बेसिक उसका कि कैसे उसमें इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे कोई प्रोग्राम उसमें रन कराते हैं, आपको ये देख लेना है। और नोट देखो, मैंने आपको क्या बताया एक चीज़, लर्न ओनली वन लैंग्वेज। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ो, क्योंकि अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ लोगे तो आप पाइथन और जावा को एक वीक में ही आप पढ़ लोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप सी प्रोग्रामिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना होगा, आप सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। फिर उसके बाद जावा और पाइथन, आप जो भी मतलब IBPS SOIT से रिलेटेड होंगे उसको आपको पढ़ने में एक वीक भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, लूप्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, फंक्शन, रिकर्सन, एरे, स्ट्रिंग, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन। तो ये सब आपको सारे में सेम ही दिखेगा। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग अगर आप इसको कर लेते हो ना, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल उनका सिंटेक्स एक बार आप देख लोगे। मैंने बोला ना, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में 1 महीना लगेगा, तो आपको जावा और पाइथन पढ़ने में एक वीक भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको सी पढ़ने में भी 1 महीना नहीं लगेगा। सी आप IBPS SOIT के लेवल का 15 दिन में आप खत्म कर सकते हो। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो डेटा टाइप्स पढ़ लेना, ऑपरेटर्स पढ़ लेना, लूप्स पढ़ लेना, लूप्स कैसे काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ एल्स या जो भी होते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, रिकर्सन कैसे काम करते हैं, एरेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पाइथन में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है। तो आपको क्लासेस देख लेना है, ऑब्जेक्ट्स क्या देख लेना है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। और आपको ये देखना है, इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। हाँ, आपको ये चीज़ आप हमेशा देखें, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट इनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रैक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। फिर आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आपको देखना है। तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग या कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल डिफिनीशन पढ़ना है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल देख लेना, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन के एक एग्जांपल देख लेना, एब्स्ट्रैक्शन देख लेना, एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल देख लेना है। और फिर डिफिनीशन आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जो भी आप इसको पढ़ रहे हो, आपका एक एक डिफिनीशन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अगर पाना है। क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारी गलती की है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको वो सब चीज़ें गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जितने भी मार्क्स हैं, मैं विश करता हूँ कि आप लोगों के मेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक, ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पढ़ लोगे तो आपको बाकी सबका हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज स्पेसिफिक में मैं आपको बता दूँ, अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ना तो एरे, पॉइंटर, फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर को आप थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ना। ठीक है। और पाइथन में आपको क्या ज़्यादा डीप में पढ़ना, लिस्ट पढ़ना है, डिक्शनरी करना है, लूप पढ़ना है। इसके बारे में लूप तो सी प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़ना है, लेकिन पाइथन का लिस्ट और डिक्शनरी लिस्ट स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग चीज़ होती है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। जावा में भी आपको क्लासेस, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट कैसे काम करता है, बाइट कोड क्या होता है, ये सब आपको जावा में पढ़ना है।
बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही आपको हमें लगता है थोड़ा सा इशू होगा कि क्या पढ़े, क्योंकि मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसलिए मैं केवल एक सी प्रोग्रामिंग पढ़ के गया था और इस साल पाइथन से सारा क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं पाइथन का क्वेश्चन नहीं कर पाया था। ठीक है, मैं गेट का प्रिपरेशन करता था तो उसके सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग ही था, तो फिर मेरे से पाइथन के क्वेश्चन नहीं बन पाया, जिसके कारण मेरे मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो गए। फिर भी कोई बात नहीं है, मेरे को जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, वो हमें मिल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ये गलती मत करना है, आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सी आपको एकदम अच्छे से करना है, और अगर आप सी पढ़ लोगे तो आपको पाइथन और जावा पढ़ने में एक वीक भी नहीं लगेगा, आप लोग इसको भी देख लेना। ठीक है, केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिपेंड नहीं होना, और ये भी गलती मत करना कि आप पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, फिर सी प्लस प्लस पूरा पढ़ रहे हो, फिर पाइथन पढ़ रहे हो, फिर जावा पढ़ रहे हो। नहीं नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेना है। आप एक बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ लोगे तो आप जावा और पाइथन में जो जो मैंने बताया कि पाइथन में आप जाके देख लेना बेसिक उनका क्या होता है, फिर लिस्ट के बारे में देख लेना, डिक्शनरी के बारे में देख लेना, पाइथन में लूप कैसे काम करता है, फिर जावा में आप ये सब चीज़ों को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट किया, आप लोग इसको देखना, इसको ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सीडो कोड अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइविंग। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी कोड दिया था उसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, आपको एक कोड दे देगा और आपको पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, इस स्टेप का क्या मतलब है, क्या यहाँ पे कोई एरर है, तो आपको एरर पहचानना आना चाहिए। और यही जैसे नेक्स्ट में भी है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल कोड स्नाइपेट। ठीक है, फिर अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। सॉरी यार, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसको मैं 5 स्टार टॉपिक को रेट कर रहा हूँ। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको एरे लिंग्विस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप लिंग्विस्ट में देख लेना कि कोई भी एरे का डिफिनीशन देख लेना, एरे कैसे काम करता है, स्टैटिक एलोकेशन होता है कि डायनेमिक एलोकेशन होता है, एरे का इंडेक्सिंग क्या होता है, एरे में किसी एक एलिमेंट को अगर हम डिलीट करते हैं, स्टार्टिंग से डिलीट करते हैं तो हमारे कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, लास्ट से अगर डिलीट करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहता है, एरे में अगर किसी एक एलिमेंट को अगर हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लास्ट में ऐड करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बीच में ऐड करेंगे किसी एलिमेंट को तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। आपको बस यही देखना है। सिमिलरली चीज़ें आपको लिंक लिस्ट में भी देखनी है, लिंक लिस्ट का डिफिनीशन क्या होता है, पॉइंटर बेसिस पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, लिंक लिस्ट में ट्रावर्सल कैसे होता है, और फिर किसी भी नोड को स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, लास्ट में करेंगे, बीच में करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐड, जो भी आपको करना होगा आपको ये सब केवल लिंक लिस्ट में आपको देखना है, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोड वोड इसका नहीं, सॉरी, नहीं करना है। फिर आपको स्टैक और क्यूज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जैसे कि 2-3 एलिमेंट को पुश किया, फिर पॉप किया, और फिर बताओ टॉप एलिमेंट क्या होगा, क्यू कैसे काम करता है, इसमें 2-3 एलिमेंट को क्यू किया फिर डी क्यू किया तो वो जो एलिमेंट होगा हमारा क्या होगा, कौन कैसे काम करता है। सर्कुलर क्यू के बारे में आप लोग देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर डेटा सिस्टम में स्टैक और क्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुश करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, तो इससे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है स्टैक और क्यू। फिर उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ना है, एवीएल ट्री क्या होता है, बी ट्रीज क्या होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्री ट्रावर्सल। ट्री ट्रावर्सल से हर साल क्वेश्चन आता था, इस बार भी क्वेश्चन आता है। आपको टेस्ट सीरीज में 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, कोई भी आप टेस्ट सीरीज या कोई भी आपको ये ट्री ट्रावर्सल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको इन ऑर्डर दे देगा तो बताएगा कि प्री ऑर्डर कितना होगा, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर देगा तो पूछेगा इन ऑर्डर कितना होगा। कोई एक ट्री दे देगा, ट्री बना के बोलेगा इस पर्टिकुलर ट्री का इन ऑर्डर कौन से ऑर्डर में आएगा, इस पर्टिकुलर ट्री का प्री ऑर्डर क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। या इनफैक्ट अगर आपको इन ऑर्डर का बेसिक डिफिनीशन पूछ सकता है, प्री ऑर्डर में का बेसिक डिफिनीशन, ये सब पूछ सकता है, तो आपको ये सब भी पढ़ना है। और ग्राफ में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको डीएफएस और फिर बीएफएस के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि कौन किस का यूज़ करता है। जैसे डीएफएस किसका यूज़ करता है, बीएफएस किसका यूज़ करता है, कौन से स्टैक का यूज़ करता है, कौन क्यू का इम्प्लीमेंटेशन में डीएफएस में किसका यूज़ होता है, डी स्टैक का होता है, क्यू का होता है, समझे बीएफएस का भी। आपको केवल मैंने ब्रैकेट में दे दिया है कि आपको केवल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिस सम एमसीक्यू कर लेना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ये स्टैक क्यू एरे इंग्लिश में मैं बता दिया कि किसी एलिमेंट को अलग अलग सिनेरियो में ऐड या मतलब डिलीट करने का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और फिर ट्री आपको ये बहुत अच्छे से करना है, ट्री ट्रावर्सल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी ये जो बाइनरी ट्री, बी एस टी, एवीएल ट्री और हीप, हीप अगर जो होते हैं तो हाँ, हीप को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो हीप का प्रॉपर्टी देख लेना, जो भी ट्री आपको उनकी प्रॉपर्टी देख लेना, उनकी एग्जांपल देखना, और एक दो मतलब प्रैक्टिस यहाँ से क्वेश्चंस कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा।
ठीक है। अगर अगर कोई अच्छा इंटरव्यू पैनल मिल गया तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आपके सारे टाइप ऑफ सर्चिंग आपको करने हैं। लीनियर सर्चिंग क्या होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अलग अलग जो भी सर्चिंग होता है आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपको करना है। फिर आपको सॉर्टिंग, सॉर्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग से हर इस साल ही 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको हर जगह इससे क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और भी अगर मैंने कोई मिस किया तो आपको जितने भी सॉर्टिंग होते हैं आपको सारे पढ़ने हैं और एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। इसको आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, सारी की इम्प्लीमेंटेशन आपको देखना है। किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद आनी चाहिए। बेस्ट केस की कितनी है, वर्स्ट केस की कितनी है, और एवरेज केस की कितनी है, किस में कम नंबर ऑफ स्वैपिंग होता है, कौन सा सॉर्टिंग किस केस के लिए बस बेस्ट होता है। अगर मोस्टली एलिमेंट सॉर्टेड है तो आपको उस केस में कौन सा सॉर्टिंग यूज़ करना है। फिर कौन सा सॉर्टिंग नहीं, या मैं आपको पैटर्न बता दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा ऐसा सॉर्टिंग जिसमें बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आता है। ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन क्विक सॉर्ट में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सॉर्टिंग को यार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता दूँ, लीनियर डेटा स्कीमा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्री ट्रावर्सल है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और फिर सॉर्टिंग में आपका बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हैजिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। हैज़ मतलब हैजिंग का डिफिनीशन देख लेना है कैसे काम करता है। ठीक है, जो भी हैज़ फंक्शन था मॉड्यूलो वाले अलग अलग जो भी होते हैं आपको वो देख लेना है, और बहुत ज़्यादा हैजिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिर मिसलेनियस में आपको, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आपको देख लेना है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ, ओमेगा, थीटा नोटेशन, ये सब देख लेना है। और मैं तो बोलूँगा देखो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देख लोगे तो थोड़ा सा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी ये अप्रैल का मंथ चल रहा है और आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, तो आपके पास इतने दिन का टाइम है। अगर आप चाहोगे तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कर सकते हो। और ठीक है, तो डिवाइड एंड कंकर में आपको मर्ज सॉर्ट पढ़ना है, क्विक सॉर्ट पढ़ना है, बाइनरी सर्च पढ़ना है। ये सब इसके एग्जांपल, जैसे कि आपको डिवाइड, जैसे कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे बोला क्विक सॉर्ट और पूछेगा क्विक सॉर्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। डिवाइड एंड ऑप्शन में दे देगा डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक एल्गोरिथम, तो आपको बताना है क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर का एक टेक्निक है। ठीक है। और सिमिलरली आपको बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकता है, आपको ये सब देख लेना है। और ग्रीडी एल्गोरिथम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। ग्रीडी एल्गोरिथम में डिफिनीशन क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम क्या क्या है, जैसे क्रिस्कल होते हैं, हफमैन, डाइक्स्ट्रा, और भी कई सारे होते हैं, आपको सारे के देखना है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देख याद कर सकते हो तो आप याद कर सकते हो। और क्रिस्कल और प्रिम्स में डिफरेंस क्या होता है, किसमें ट्री प्रॉपर्टी हमेशा मेंटेन रहती है, किसमें ट्री प्रॉपर्टी हमेशा मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है। और आपको एमसीएसटी देखना है, मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री का आपको डिफिनीशन देख लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने मिस कर रखा है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी आपको बेसिक डिफिनीशन देखना है और एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, जैसे कि 01 नैपसैक होते हैं, एलसीएस हो गया, जो भी होते हैं आपको वो सब देख लेना है। ठीक है। आई डोंट नो अभी तक ये वीडियो कितने मिनट का हो चुका है। फिर अभी तो लिनक्स एंड यूनिक्स प्रोग्रामिंग में आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर लिनक्स एंड यूनिक्स प्रोग्रामिंग, ये भी मैंने 4 स्टार टॉपिक दे रखे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। इसके भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे। आपको लिनक्स का आर्किटेक्चर, बूट प्रोसेस देख लेना है, कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है, फाइल सिस्टम, इन सब का डिफिनीशन देख लेना है। फिर बेसिक लिनक्स कमांड आपको देखना है, फाइल से रिलेटेड जो भी कमांड होते हैं, एलएस, सीडी, मेक डायरेक्टरी, आरएम, रिमूव वाला, फाइल व्यूइंग के लिए कौन कौन से होते हैं, ये कमांड पूछ सकते हैं आप लोगों से। इनफैक्ट आप, ये मैं एग्जांपल दूँ, आप इससे और भी ज़्यादा कई सारे कमांड, अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा और भी देख सकते हो कि इसका फंक्शन डिटेल में आप लोग पूरा देख सकते हो कैसे वर्क करता है। ठीक है। फिर सेल स्क्रिप्टिंग आपको देख लेना, वेरिएबल, इसमें सेल स्क्रिप्टिंग में आपको लूप कैसे काम करता है, कंडीशनल कैसे काम करता है, वेरिएबल्स कैसे काम करता है, ये सब आपको देख लेना है। फिर नेटवर्किंग रिलेटेड जितने भी कमांड है देख सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी, नेट कंप्यूटर नेटवर्क और लिनक्स का कॉमन क्वेश्चन अगर आपको बनाना रहेगा कंबाइन क्वेश्चन, तो वो नेटवर्किंग कमांड से पूछ सकता है। पिंग का क्या होता है, नेट स्टेट का क्या काम होता है, इफ कॉन्फिग का क्या काम होता है, एसएसएच का क्या काम होता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें मैक्सिमम, मैं ये बताऊँ कि आप लोग ये कमांड देखना, फाइल से रिलेटेड जो भी कमांड होते हैं, और प्रोसेस से रिलेटेड जैसे पीएस, स्टॉप, किल, ये सब कमांड आप देख लेना। फाइल परमिशन से रिलेटेड कौन कौन से कमांड्स होते हैं आप लोग उसको देख लेना, और बाकी अलग अलग देखना। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैंने 3 स्टार टॉपिक दिया, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, लेकिन इसको मैंने 3 स्टार टॉपिक इसलिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन आपको हर एक चीज़ों को नहीं पढ़ना। इसमें मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी है तो। एचडीएलसी मॉडल आप लोग देख लेना, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल, वी मॉडल, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ, मुझे अभी तो याद नहीं है, आप लोग उसको देख लेना, पहले मॉडल देख लेना। और मैं बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि वाटरफॉल मॉडल किस केस में यूज़ किया जाता है, जिसमें मतलब हर बार आपकी मतलब
क्या बताऊँ? हाँ, एक बार होता है कि जैसे कि हम किसी एक लेवल में हैं, अगर हम दूसरे स्टेज में चले गए तो उसके चेंजेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है? और एसडीएलसी मॉडल सारे आप लोग देख लें, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन से केस में कौन सा प्रेफरेबल होगा, हमारी ये यूज़र की डिमांड, जो भी क्लाइंट की डिमांड बार-बार चेंज हो रही है, तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, या फिर अगर जैसे कि कॉस्ट कटिंग के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे और हमको प्रोडक्ट एकदम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या वो बनाना है तो क्या करेंगे? आप लोग ये सब देख सकते हो। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस देख लें, एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये वाला, और फिर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सब देख लें। टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, और इनके भी अलग अलग कई सारे एग्जाम्पल्स है, उसको देखना है। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। इनफैक्ट टेस्टिंग यार 20 से 22 टाइप के होते हैं, मैं इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा होता है। तो आप लोग जितने टाइप के टेस्टिंग देख, एक एक लाइन की डिफिनीशन देखना है, आपको केवल और केवल उनके डिफिनीशन देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? और फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस देख लेना कि कोरेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, एडॉप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इनका डिफिनीशन देख लेना, ठीक है? और जो भी एचडीएलसी मॉडल किया था उसमें कौन सा मेंटेनेंस हमारा यूज होता है, जैसे कि वाटरफॉल में करेक्टिव यूज है, एडॉप्टिव यूज होता है, या इसमें कौन सा, ठीक है? अगर आप लोग इसको पढ़ोगे, कहीं से पढ़ोगे, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, तो उन लोगों ने ये सब किया है। और फिर उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपको एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट जैसे जैसे आप लोग का ये कोर्स मतलब जो भी ये चलता रहेगा, मैं आप लोगों के लिए वो एमसीक्यू भी आपको इस चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मॉडल कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, जो भी इसके होते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग उसको देख लेना। फिर वेब टेक्नोलॉजी, मैं तो बोलूँगा आप लोग इसको लीव कर देना, लेकिन फिर भी अगर जिसको लगता है कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करके आना, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो आप लोग इसका ये बस बेसिक बेसिक देख लेना। मिसलेनियस टॉपिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है मिसलेनियस, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल लॉजिक, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और उससे जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मैंने केवल उसको बता दिया कि आप लोग इसको देख लेना, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो बाइनरी, डिजिटल लॉजिक में आपको जो भी नंबर सिस्टम आप लोग उसको पढ़ना है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, आपको सारे के रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, एक फॉर्म से दूसरे, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, जितने साइज़ के आप इसमें गेम कर सकते हो आपको पूरा आना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए। फिर लॉजिक गेट आप लोग देख लेना, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, एक्सऑर क्या होता है, एक्स नॉट क्या होता है, कौन कैसे काम करता है, जैसे कि 1 है इनपुट, 0 इनपुट है, एंड में गया तो क्या होगा, या 1 0 1 है एक्सऑर में गया तो क्या होगा, और इवन इनपुट, ऑड आउटपुट, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है? फिर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास टाइम है, 8085 और 8086 का आर्किटेक्चर को आप लोग बेसिक देख लेना कि किस पे कितने पिन है, किस में कितने पिन नहीं है, कौन ज़्यादा एडवांस है, कौन ज़्यादा एडवांस नहीं है। फिर आपको हाँ डिफिनीशन देख लेना है, रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब आपको डिफिनीशन इनका देख लेना है, किसका क्या काम होता है, जैसे कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको आई ये डिफिनीशन, इंटरप्ट का डिफिनीशन देख लेना है। फिर डीएमए का आप लोग को डिफिनीशन देख लेना है। फिर मेमोरी सिस्टम में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है, ठीक है? मेमोरी हायरार्की क्या होता है, फिर उसके बाद रैम, रोम, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सब में डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है, स्लो कौन सा, आपको हर एक चीज़ें ये सब देखनी है। और टीओसी में मैं बता रहा हूँ कि यूसी में भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग इसको छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको टीयूसी नहीं चुनना, तो आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेना एक बार ऊपर ऊपर से। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, सपोज दैट आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे देगा और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के तो कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा और कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग दे दिया और फिर पूछेगा कि 4 आपको ऑप्शन में 4 रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग दे दिए, बोला कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन सही है, ठीक है? फिर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेना है कि कोई भी एक आपको स्ट्रिंग दे दिया, तो या फिर कोई भी आपको एक पैटर्न दे दिया, बोला ए बी स्टार, इसके लिए कौन सा आपको फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, तो आपको वो डीएफवी आपको बनाना पड़ेगा। पूछ देगा कि कोई भी आपको एक पैटर्न दे दिया, बोला कि कोई भी एक स्ट्रिंग है उसमें ए बी ए कंटेन होना चाहिए, उसमें बताओ कि उस डीएफए में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मैं तो बोलूँगा कि आप लोग इसको छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ने होगा तो जो मैंने बता दिया आप इतना कर लोगे तो आपको टीओसी का काम हो जाएगा। कंपाइलर डिज़ाइन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में भी है। इस साल तो इससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछले सालों में इसका क्वेश्चन आ रहा था। आल फेजेज़ आपको कंपाइलेशन देख लेना है कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे, जो भी मैं तो भूल गया हूँ, रिवाइज़ के बहुत ज़्यादा दिन हो गया, तो ये क्या होता है। और फिर लेक्सिकल एनालिसिस
का पूरा अच्छे से आपको देख लेना है, और कोई भी एक आपको कोड दिया रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे, आपको ईरर पता करना है तो ईरर कैसे पता चलेगा, सिंटेक्स से कोई भी कोड दे दिएगा तो पूछेगा इसमें सिंटेक्स ईरर है, सिमेंटिक ईरर, लेक्सिकल ईरर है, आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो यही था यार वीडियो, आपको यही सब चीज़ें आपको करनी, यही रहा मेरे हिसाब से। ये परफेक्ट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस है। और सबसे पहली बात ये अनऑफिशियल सिलेबस है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरे यूट्यूब वीडियो में अटैच है। इसका लिंक, सॉरी यार, इसका लिंक जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। तो ठीक है यार, बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और पसंद आया तो। बाकी आपको अगर और भी क्या चाहिए, क्या इस चैनल से आपकी डिमांड है, आप लोग चैनल में कमेंट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप उसके बारे में भी बता सकते हो। तो ठीक है यार, बाय बाय, टेक केयर। अब प्रॉमिस है आप लोगों से रेगुलरली मिलते रहेंगे। आज संडे था तो मैंने ये वीडियो ड्रॉप कर दिया। बाकी हर संडे आपको एक वीडियो, एक अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ठीक है यार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।